अप्रैल 2026 में भारत की एक अदालत ने एक साथ 9 लोगों को मौत की सजा सुनाई। हाँ, और ये मतलब कोई आम मुजरिम नहीं थे? बिल्कुल नहीं, ये सेवारत पुलिस अधिकारी थे। मैं जब इस गहन विश्लेषण के लिए रिसर्च कर रही थी तो मुझे लगा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होना ये सिस्टम के पूरी तरह टूट जाने का सबूत है। सही कहा आपने। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो न्यायपालिका को ऐसे कड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं। जी। और आज हम इसी केस यानी सातानकुलम हिरासत मृत्यु मामले की गहराई में जाने वाले हैं। बिल्कुल। आज की हमारी ये चर्चा सीबीआई की विस्तृत चार्जशीट, मदुरै सत्र न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले, विकिपीडिया और जनसत्ता द फेडरल जैसी विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। साथ ही हमने यूपीएससी के कुछ विश्लेषणों को भी शामिल किया है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर पी जयराज और जे बेनिक्स की वो दर्दनाक मौत भारत में पुलिस और न्यायिक जवाबदेही के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे बन गई। ये सच में एक बहुत ही गंभीर विषय है। तो चलिए इस मुद्दे को थोड़ा खोलकर समझते हैं। पुलिस प्रणाली में लोगों का विश्वास रातों रात नहीं टूटता। हाँ, ये धीरे धीरे होता है। लेकिन जब टूटता है तो उसे वापस पाने के लिए सिस्टम को कितनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, ये केस उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 19 जून 2020 की वो रात शुरुआत में तो एक आम रात ही लग रही थी। सही बात है, कोविड-19 का दौर था, हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार 59 वर्षीय जयराज अपनी दुकान पर थे, जो कि एक मोबाइल एक्सेसरीज और लकड़ी के काम की दुकान थी। जी। और पुलिस उन्हें लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में थाने ले गई। आरोप ये था कि उन्होंने तय सीमा के बाद भी दुकान खुली रखी थी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा खटकती है वो ये है कि सीबीआई जांच में बाद में यह आरोप पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। बिल्कुल, दुकान तय सीमा के भीतर ही बंद की जा रही थी। मतलब जो गिरफ्तारी हुई वो पूरी तरह से एक मनगढ़ंत आरोप पर आधारित थी। अरे बाप रे, सोचिए, केवल एक दुकान खुली रखने के झूठे आरोप पर किसी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पुलिस स्टेशन वो जगह है जहां लोग सुरक्षा की उम्मीद में जाते हैं। पर उस रात सतानोकुलम पुलिस स्टेशन के बंद दरवाजों के पीछे जो हुआ वो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि जब जयराज के बेटे बेनिक्स को इसका पता चला तो वो थाने पहुंच गया। हाँ, और एक नागरिक के तौर पर ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन सीबीआई के दस्तावेज बताते हैं कि उस रात 7:30 से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक उन दोनों को बेरहमी से पीटा गया। सच में 7:30 से सुबह 3 बजे तक? ये तो सरासर क्रूरता है। जी, उन्हें नंगा किया गया और उनके ही खून को मतलब उन्हें फर्श से साफ करने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इसे सिर्फ कुछ पुलिस वालों का गुस्सा नहीं माना है। तो फिर क्या था ये? ये पूरी तरह से एक आपराधिक साजिश थी। इंस्पेक्टर एस श्रीधर, जो थाने के एसएचओ थे, उनके इशारे पर यह सब रचा गया। मतलब उन्होंने खुद अपने स्टाफ को उकसाया? बिल्कुल। उन्होंने अपने सहकर्मियों से कहा कि इन बाप बेटे को सबक सिखाना है कि पुलिस से कैसे व्यवहार करें। ये शक्ति का सबसे खौफनाक दुरुपयोग है। ये एक संस्थागत अहंकार का मामला बन गया था। सही कहा आपने। और इस पुलिस यातना के बाद उम्मीद तो यही थी कि हमारी चिकित्सा और न्यायिक प्रणाली इन पीड़ितों को बचा लेगी। लेकिन यहाँ से पूरी व्यवस्था का खोखलापन सामने आता है। यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, मतलब डरावने तरीके से रोचक। जी, 20 जून की सुबह उन्हें कोविलपट्टी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अत्यधिक खून बहने के कारण उन्हें 6 बार अपनी लुंगी बदलनी पड़ी थी। 6 बार? और इसके बावजूद अस्पताल में डॉक्टर वेनीला ने दोनों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। बिल्कुल, जबकि जयराज को पहले से ब्लड प्रेशर और शुगर था। ये मेडिकल एथिक्स की बहुत बड़ी विफलता थी। डॉक्टर ने पुलिस के दबाव में आके मतलब जमीनी हकीकत को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। जब डॉक्टर अपनी आंखें बंद कर लें तो एक आम नागरिक न्याय के लिए आखिर कहाँ जाए? और इसके बाद जो हुआ वो न्यायिक जवाबदेही की और भी बड़ी नाकामी थी। आप मजिस्ट्रेट डी सर्वनन वाले वाक्य की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अस्पताल से उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। नियम के अनुसार मजिस्ट्रेट को उनकी शारीरिक जांच करनी चाहिए थी। तो क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया? बिल्कुल नहीं। मजिस्ट्रेट सर्वनन ने कोविड प्रोटोकॉल का बहाना बनाया। वो अपनी बैल्कनी में ही खड़े रहे और बिना किसी शारीरिक जांच के नीचे से ही उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये तो पूरी तरह से अपने कर्तव्य से भागना हुआ। जब पुलिस, डॉक्टर और जज
तीनों ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें तो फिर बचता ही क्या है? नतीजा वही हुआ जिसका डर था। 22 और 23 जून को कोविलपट्टी के सरकारी अस्पताल में पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद है, लेकिन इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी थी, है ना? मैं हेड कांस्टेबल रेवती के बारे में सोच रही थी। बिल्कुल, अगर रेवती नहीं होती तो शायद ये मामला कभी साबित ही नहीं हो पाता। वो उस रात पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर थीं। जी, वो इस पूरी क्रूरता की चश्मदीद गवाह थी। पुलिस विभाग में जहां सीनियर्स के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल होता है, वहां रेवती ने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी थी जो मुझे लगता है कि बहुत जायज थी। हाँ, उन्होंने जज के सामने पूरी सच्चाई बताने के लिए कहा, मैं पूरा सच बताऊंगी, लेकिन मेरे परिवार और मेरी 2 बेटियों की सुरक्षा की गारंटी दीजिए। ये दिखाता है कि वो अपने ही विभाग से कितना डरी हुई थी। धमकियों और दबाव के बावजूद उनका सच बोलना बहुत बड़ी बहादुरी थी। बिल्कुल। जब रेवती की गवाही से सच्चाई सामने आने लगी तो सातानकुलम पुलिस ने खुद को बचाने के लिए सबूत मिटाने का खतरनाक खेल शुरू कर दिया। हाँ, मैंने चार्जशीट की समरी में पढ़ा था कि उन्होंने खून से सने कपड़े डस्टबिन में फेंक दिए थे। जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, थाने के सीसीटीवी फुटेज भी नष्ट कर दिए गए। अरे बाप रे! पुलिस ने तो अपना बचाव करने के लिए मृतकों के खिलाफ ही एक झूठी एफआईआर दर्ज कर ली थी। एफआईआर नंबर 3122020। जिसमें उन्होंने कहानी बनाई कि बाप बेटे जमीन पर लोट-लोट कर घायल हुए। मतलब ये तो सरासर झूठ की इंतहा है। इसी बिंदु पर मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया, जिसे कानूनी भाषा में सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं। ये न्यायपालिका की सक्रियता का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब पुलिस खुद अपराध करे और सबूत नष्ट करने लगे तो ऐसे ही हस्तक्षेप की जरूरत होती है। बिल्कुल, और इतिहास में पहली बार हाई कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन और राजस्व अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन को अपने कब्जे में लिया, ताकि सबूतों को सुरक्षित रखा जा सके। ये बहुत ही अभूतपूर्व कदम था। हाँ, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है फोरेंसिक साक्ष्यों की अहमियत का। जब मामला सीबीआई के पास गया तो नई दिल्ली की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी सीएफएसएल ने जांच की। तो उस जांच में क्या सामने आया? सीएफएसएल की रिपोर्ट ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि पुलिस स्टेशन की दीवारों और उन लाठियों पर जो खून मौजूद था वो जयराज और बेनिक्स का ही था। मतलब डीएनए पूरी तरह से मैच कर गया। जी हाँ, वैज्ञानिक साक्ष्यों ने पुलिस की उस झूठी एफआईआर की धज्जियां उड़ा दी। जब आजाद जांच एजेंसियां और अदालतें इस तरह से काम करती हैं, तभी लोकतंत्र बचता है। 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार न्याय का दिन आया। हाँ, 6 अप्रैल 2026 को मदुरई सत्र न्यायालय के जज जी मुथुकुमारन ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और उन्होंने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभ मामला माना। बिल्कुल, इस केस से जुड़े सभी 9 जीवित पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई। एक आरोपी की तो ट्रायल के दौरान ही कोविड से मौत हो चुकी थी। जी। और अदालत ने पीड़ित परिवार को 1.40 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है, लेकिन अगर हम इस मुद्दे को एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो सिर्फ एक फैसले से पूरा सिस्टम नहीं बदल जाता। वही मैं सोच रही थी, सजा तो मिल गई, लेकिन संस्थागत सुधार का क्या? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को यातना से बचाता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और सुप्रीम कोर्ट के डीके बासु वाले 1997 के दिशा निर्देश भी तो मौजूद हैं। बिल्कुल है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े क्या कहते हैं? वो बताते हैं कि हिरासत में होने वाली मौतें अभी भी हजारों में हैं। ये बहुत ही डरावना सच है। एक और बात, भारत ने अभी तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के टॉर्चर के खिलाफ कन्वेंशन यानी अनकैट को पूरी तरह से लागू नहीं किया है, इसे रैटिफाई नहीं किया है। तो मतलब ये फैसला भले ही एक मिसाल है, लेकिन संस्थागत सुधारों की मंजिल अभी बहुत दूर है। जी, सातानकुलम का ये मामला इस बात का प्रतीक है कि जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो न्याय की राह सच में बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमें कांस्टेबल रेवती जैसी निडर आवाजों और निष्पक्ष न्यायपालिका से आज भी इस व्यवस्था में उम्मीद मिलती है। सुनने वालों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि लोकतंत्र में अधिकारों की जानकारी और सतर्कता कितनी आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा, जागरूकता ही बचाव है। आखिर में मैं जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक गंभीर विचार छोड़ना चाहूंगी। अदालत ने 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा तो दे दी, लेकिन क्या सिर्फ सजा का डर सच में हिरासत में होने वाली हिंसा को रोक सकता है? ये सोचने वाली बात है।
या फिर हमें पुलिस की ट्रेनिंग और उनके द्वारा ताकत के इस्तेमाल के बुनियादी मनोविज्ञान में ही एक गहरे और संस्थागत बदलाव की जरूरत है? आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा।